नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। 2025 में हम सभी आ चुके हैं और 2025 की अपनी ये पहली क्लास है और आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस नव वर्ष की। और मैं कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप अपनी मनचाही सफलता को हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे और झंडे गाड़ेंगे सफलता के। मैं तो साथ दूंगा ही, मेरी टीम भी साथ देगी, लेकिन मेहनत तो साथियों आप लोगों को करनी है, निरंतर करनी है, नियमित करनी है, जुनून, जिद और जज्बे के साथ करनी है। फिर देखते हैं कि अपने को कौन रोक सकता है सफल होने से। बस ये चीज जो है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए और आग जो है वो लगी हुई रहनी चाहिए। आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और आप लोगों को जो है कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा। सफलता का जो है बाकी कोई विकल्प है नहीं। अपनी क्लासेस भी अपन जो है लाइव से देखो, अपलोड यानी कि अभी आप जब क्लास देख रहे हो, जब अपलोड हुई है उससे 1 घंटे पहले रिकॉर्ड हुई है, यानी कि एज अ लाइव बैच है, लेकिन अपलोड इसलिए क्योंकि अपन ने पढ़ना है और फोकस करके पढ़ना है और सीट निकालनी है। 6 तारीख से आप लोगों के सूचना अभी दे देता हूं मैं आप लोगों को। 6 तारीख से आप लोगों के 6 जनवरी से, ठीक है, 6 जनवरी सोमवार है, 6 जनवरी 2025 से आप लोगों के राजस्थान जीके की क्लासेस भी शुरू हो रही है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीट, शिक्षक भर्तियां यानी कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सब की जेल, प्रहरी वगैरह की, इन सभी की जो है कॉमन क्लास होगी, कॉमन होगी, सभी के अनुसार होगी। और उसमें से जो जो चैप्टर जिन जिन के फिर बाद में अलग होंगे वो अलग अलग से करवा दिए जाएंगे। और चूंकि राजस्थान ज्योग्राफी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, 41 जिले अब अस्तित्व में हुए हैं, तो जहां जहां आप लोगों को जो जो चेंजेस करना चाहिए, जो आप लोगों को मतलब ऐसे कोई बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हाँ करना ही करना, वो वाली चीज नहीं है, लेकिन अपनी मानसिकता को सेट करने के लिए जो करना चाहिए वो रनिंग क्लास में ही पता चल जाएगा। जो आप लोगों के पास में पुस्तकें हैं, कोई भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की पढ़ रहे हो, मेरी जो क्लासेस 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में हल्का फुल्का करेक्शन है जो आप लोगों को करना पड़ेगा, वो जो है आप अपने आप ही कर जाओगे, ठीक है। बाकी अपनी अभी जो है इन चैप्टर पे ध्यान देना ही नहीं है, भौगोलिक सीमा वाले और इन पे जहां जहां जिलों का ज्यादा जिक्र हो रहा है उन चैप्टर को अभी अपन भी क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको फिर बाद में ही पढ़ेंगे। अभी कोई इनसे ऐसे प्रश्न बनने नहीं है। जो रनिंग में जहां जहां पे जैसे ज्यादा, जैसे कहीं नदी पढ़ रहे हैं और नदी में क्या है, नीम का थाना पड़ा था, वहां नीम का थाना के आगे सीकर लगाना है, बस इतना से चेंजेस है, वो रनिंग में करते चले जाओगे आप, तो ज्योग्राफी जो है अपडेटेड भी आप लोगों के तैयार हो जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे अपन और नॉन स्टॉप चलेंगे, ठीक है। 6 तारीख से वो क्लासेस भी आप लोगों के शुरू हो जाएगी। तो करें अब अपने इस क्लास को शुरू। इससे पहले जो है पुनर्जागरण वाली क्लास मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, जिसने देखी है बढ़िया बात है, नहीं देखी तो देख लेना। और पुनर्जागरण के अंदर जो अब देखो कुछ सारणियां होती है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि वो आपको वन लाइनर से पढ़नी है, ठीक है। और मेरी क्लासेस देख रहे हो तो ये बैच स्टार्ट किया तभी आप लोगों को बता दिया था कि क्लासेस जो है वन लाइनर पे आधारित रहेगी, क्योंकि समय है कम, सिलेबस से बड़ा कवर करना है पूरी तरीके से, तो यही एक तरीका है। तो सारणियां जो है जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की वो बहुत सारी है, वो भी आप लोगों को उससे ही पढ़नी पड़ेगी। सारणियां जो है यहीं पे सारी चीजें संभव नहीं हो पाती, नहीं तो फिर सिलेबस समय पे कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो सारणियां आप उससे याद कर लोगे वन लाइनर से, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास में नहीं है, तो बेटा हमने सबके लिए दी है, आप लोगों के पास क्यों नहीं है, इसका उत्तर आप लोगों को देखना है। और बेस्ट जो चीज दी जाती है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। चलिए इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखो आपको देखो रीट के अनुसार क्या क्या ध्यान रखना है, पहले समझ लो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्योंकि यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ने लगे ना अपन, 1 महीना इसकी क्लास चल जाए लेकिन ये चैप्टर पूरा नहीं हो, इतना जबरदस्त ये चैप्टर है, इतनी चीजें, इतनी घटनाएं हुई है, भारत को आजादी दिलाने की बात है। यदि बात करें अपन 1885 से लगा के 1947 तक, तो बताइए कितनी घटनाएं हैं, सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती, और पढ़ भी ले तो याद नहीं रखी जा सकती। रीट के अनुसार देखो क्या क्या है। मेन फोकस करेंगे अपन कांग्रेस की स्थापना पे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हो गई, फिर उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी मेजर ही पूछी जाती है, आप लोगों को बहुत ज्यादा अंदर जाके डीप नहीं पूछेगा एग्जामिनर, तो वो बड़ी बड़ी घटनाएं अपन ध्यान में रखेंगे। फिर आप लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन जो चलता है ना, वो महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी के इर्द गिर्द चलता है। यानी अपने आज की क्लास में अपन कांग्रेस और उसके इर्द गिर्द चलेंगे, और कल की क्लास से अपन चलेंगे महात्मा गांधी और उनके इर्द गिर्द, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न जो बनते हैं वो महात्मा गांधी और उनके इर्द गिर्द की घटनाओं से बनेंगे। जैसे कि जलियांवाला कांड से बन गया, रोलेट एक्ट से बन गया, चंपारण आंदोलन से बन गया, खेड़ा से बन गया, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते चलते जो है भारत छोड़ो आंदोलन से बन गया, फिर जाते जाते स्वतंत्रता हो जाएगी।
तो उनके आसपास अपने को ज्यादा फोकस करना है, वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। आज अपन बात करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करें। देखो फोकस होगा पढ़ना, ये आप लोगों को जो सभा दिख रही है कांग्रेस की है, सारे के सारे बहुत ही फोकस है ये, ठीक है, बहुत ही फोकस है। तो देखो कांग्रेस को आज भी पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पुरानी यदि अपन देखें व्यवस्थित संगठित संस्था यदि कोई थी अस्तित्व में हुई आई उस समय, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस का नाम कैसे आया, पहले इसका नाम क्या था, इन सभी बातों पे जो है अपन बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के अस्तित्व में आने से पहले की चीज समझो। इससे पहले भी जो है कई सारे संगठन बने, कई सारे प्रांतीय संगठन बने। प्रांतीय संगठन जहां कह रहा हूं मतलब कि जैसे मद्रास में कोई संगठन बन गए, कलकत्ता में कोई संगठन बन गए, ठीक है, कलकत्ता यानी कि बंगाल के अंदर कोई संगठन बन गए, ठीक है, मध्य भारत के अंदर बन गए। तो ये प्रांतीय संगठन भी बहुत सारे बने। अपने को मुख्य मुख्य ही ध्यान में रखने, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। फिर भी लेना चाहो तो ले सकते हो लोड। देखो सबसे पहले आप लोगों को जो ध्यान में रखना है कि भारत की पहली यदि राजनीतिक संस्था आप लोग देखो तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है भारत की पहली राजनीतिक संस्था के रूप में उभर के सामने आई। और यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कलकत्ता यानी कि बंगाल की संस्था थी और 1838 के अंदर जो है इसकी स्थापना कर दी गई। कब कर दी गई? 1838 में इसकी स्थापना कर दी गई। यदि आप लोगों को पूछे कि इसकी स्थापना जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना की किसने, तो फिर ध्यान रखना द्वारका नाथ टैगोर ने, ठीक है। यहां पे इतना वैसे पूछते तो नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना द्वारका नाथ टैगोर के प्रयासों से, टैगोर के प्रयासों से ये भी। और इसके बाद बनी ये बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो 1843 में बनी है, ये भी। इनका मतलब मेन उद्देश्य ये था जमींदारों के हित की बात करना। लैंड होल्डर्स मतलब क्या हुआ? जमींदार। लैंड होल्डर्स मतलब क्या होता है? जमींदार होता है ना। तो जमींदारों के हक की बातें रखना ये इनका उद्देश्य हुआ करता था पहला, ठीक है। फिर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बन गई, ठीक है, ये 1843 में। और इन दोनों संस्थाओं को मिला दिया, प्लस कर दिया, तो जाके कौन सी संस्था बनी? आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन सी बनी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो 1851 में बन गई थी यह संस्था, ठीक है। और इसमें जो है फिर बाद में आप लोग जब पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ने में आएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पढ़ने में आएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रयासों से एक संस्था अस्तित्व में आई जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, 1876 के अंदर बनी, ठीक है। कब बनी? 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ही एक और संस्था अपन पढ़ते हैं इनके प्रयासों से 1883 के अंदर, इसका नाम था इंडियन, क्या नाम था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जो है ये भी एसएन बनर्जी के प्रयासों से अस्तित्व में आई। और एक संस्था और ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 पढ़ने में आता है। अब ये कि गुरुजी इसमें सीधा ये ध्यान रखना है, बस ये भी नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, कि ये भी ध्यान नहीं रखोगे फिर भी काम चलेगा, क्योंकि अपन किसी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो कांग्रेस से डायरेक्ट शुरू कर देते, लेकिन उससे पहले भी कुछ संस्थाएं अस्तित्व में थी तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जैसे छोरी देखने गया कटी, भाई छोरे वास्ते छोरी देखने गया तो डायरेक्ट छोरी नहीं देखा, छोरी देखने को पहला बिन खानदान देखा, बिन और कटे रिलेशन, दो भाई बहन करियोड़ो है वो देखा, सारी चीजें देखा। बिन बाद में जो कहा कि हाँ भाई साहब अब जो है बाया बताओ, क्या छोरी बताओ अब, ठीक है। तो ये चीजें तो पहले जो है चैप्टर शुरू किया, ये चीजें पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ना ही है और कंटिन्यू पढ़ना है। ये बीच बीच में मैं कहता रहता हूं, आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो लेना चाहते हो तो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है बेटा, चलें आगे। ओके, अब आते हैं अपने कांग्रेस के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं अपन कांग्रेस के ऊपर। देखो कांग्रेस अस्तित्व में आती है। अब ऐसा है, कांग्रेस अस्तित्व में आती क्यों है ये पहले आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। इस कांग्रेस का पहले जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से ये स्थापित हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो है कांग्रेस नाम पड़ा, और कांग्रेस नाम पड़ा है अपन आगे पढ़ेंगे भी कि कांग्रेस नाम जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया है। अब सुनो कांग्रेस अस्तित्व में क्यों आई। 1885, इससे पहले एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया।
1857 की जब क्रांति होती है तो फिर क्या होता है, एक माहौल बन जाता है, यानी कि क्रांति करे, अंग्रेज हिल गए थे पूरी तरीके से। ये तो ठीक है कि बहुत सारे कारण ऐसे थे कि उस समय सफलता नहीं मिली, जैसे कि पढ़े लिखे वर्ग ने सहायता नहीं दी, राजाओं ने कईयों ने साथ नहीं दिया, ठीक है, कई जगह एक साथ घटनाएं नहीं हुई, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी, नियमित जो नियोजित तिथि थी उस पर नहीं हुई, तिथि उससे पहले ही हो गई, तो कुछ कारण बहुत सारे थे। यदि ये कारण ये नहीं होते ना तो असफल होता ही नहीं। उसी समय अंग्रेज जो है भारत छोड़ के जाते और अपने जो आजादी मिली वो सन पढ़ते अपन 1947 की जगह 1857। लेकिन वहां से जो है भारतीयों को एक चीज तो पता चल गई कि यदि अपन एक हुए और ये जो है अपने प्रयास किए तो आजादी अपने को मिलनी जरूरी है, अपने को गुलाम नहीं रहना पड़ेगा, अपने को ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में नहीं रहना पड़ेगा, है ना। अंग्रेजों ने जहां जहां शासन किया वो देश उनके उपनिवेश कहलाए हैं, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बच्चे बेसिक से समझ रहे हैं ना, नए जो टावर है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान देंगे कि हाँ क्या है। मैं बीच बीच में आप लोगों का बेसिक क्लियर करता जाऊंगा। अब देखो कि कांग्रेस की स्थापना की नौबत क्यों आई। कांग्रेस, मैं ये कहूं कि कांग्रेस जो है ये अंग्रेजों की देन है। वो कैसे कि भारतीयों के प्रयासों से ज्यादा नहीं हुई है बल्कि अंग्रेजों के प्रयासों से हुई। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद में कई जगह छुटपुट घटनाएं चलती रहती थी और माहौल जो है बनता रहता था, बार बार बनता था, बिगड़ता था। किस चीज का? विद्रोह का, क्रांति का, ठीक है। अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे तो मतलब यूं वापस कोई पता ही नहीं चलेगा कहां घटना हो रही है, कहां दबाए, कहां क्या करें। अपने इतने तो अंग्रेज है नहीं कि पूरे भारत पे शासन कर सके और व्यवस्थित चला सके। तो एक तरीका निकाला जाए, एक संस्था ऐसी बना दी जाए कि यदि कोई भी घटना हो रही है तो वो उस संस्था के जरिए हो। तो इनकी जो उपज है वो ये है कि यहाँ पे कांग्रेस संस्था का जो है गठन किया जाए और मतलब इसको जो है एक तरीके से अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व बनाया जाए। सेफ्टी वॉल्व यानी कि वहीं से जो है उस चीज का रिसाव होगा जहां से वो चाहते हैं, ठीक है। जैसे गैस सिलेंडर वगैरह भी होते हैं, उनके सेफ्टी वॉल्व होते हैं। जैसे अभी टैंकर हादसा हुआ था, उसके सेफ्टी वॉल्व खुल गए थे, है ना, तो वहीं से जो है गैस रिसाव हुई थी। तो यदि पूरा फट जाता तो ज्यादा नुकसान होता, तो वो सेफ्टी वॉल है। ऐसे कैसे क्रांति को आप लिंक कर दो कि क्रांति भी ऐसे की ऐसी है, पूरी फट जाए तो अंग्रेजों का ज्यादा नुकसान है, एक जगह एक साथ क्रांति हो जाए ज्यादा नुकसान है। सेफ्टी वॉल से निकलते रहे, कंट्रोल होता रहे, निकलता रहे, कंट्रोल होता रहे, नुकसान तो वो भी है लेकिन कंट्रोल होता रहता है। आप उस टैंकर वाले से लिंक करोगे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सेफ्टी वॉल का, इसे सेफ्टी वॉल की संज्ञा भी दी गई, है ना। सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा भी दी। सेफ्टी वॉल्व मतलब समझते हो ना, ऐसे लिख सकते हो आप, सेफ्टी वॉल्व। कांग्रेस एक तरीके से अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करने के लिए बनाई गई संस्था थी। बनाई भी देखो अंग्रेज ने है ना, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थापना कब है? 1885। A.O. ह्यूम अपन पढ़ते, एक्चुअल में इसकी स्थापना जो है 1884 में होगी थी। तो इसका नाम उस समय लेकिन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भाई ये एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन था, रिटायर्ड ऑफिसर था। A.O. ह्यूम जो है रिटायर्ड ऑफिसर था। इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। जो बच्चे वन लाइनर लेकर बैठे हैं वो साथ साथ में पेन भी चलाते रहे, ठीक है, वो लिखते रहेंगे। कई सारी चीजें मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा। यानी कि शिमला का संत या शिमला का सन्यासी, जो बोल के बता रहा हूं वो भी लिख सकते हो। और वन लाइनर में तो लगभग हर चैप्टर के पीछे हमने जो है आधा पेज या एक पेज या आपके सेल्फ नोट्स के लिए खाली भी दिया है लाइनिंग के साथ में, है ना। तो वहां पे आप लोगों को जो है पेन चलाते रहना, उसको कोरा नहीं रखना है, वहां पे कुछ ना कुछ लिखना ही है, चाहे यहाँ से चाहे टेस्ट सीरीज में से। टेस्ट सीरीज में भी काफी सारा डेटा आप लोगों को दिया जाता है, खूब सारी चीजें। तो वो जो है उस किताब को पूरी रंग देनी है पेन की स्याही में, है ना, तभी जाके सफलता मिलेगी। तो हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला के सन्यासी या शिमला के संत के नाम से इन्हें जाना जाता था। और कांग्रेस जो है ये बनाने की जिम्मेदारी, यानी कि एक संस्था के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी A.O. ह्यूम को दी गई। A.O. ह्यूम के प्रयासों से 1884 में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसकी स्थापना कर दी गई, जिसका नाम 1885 में जो है कांग्रेस रखा गया, ठीक है ना। ये इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर जो है 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। कई बार संख्या भी पूछ ली जाए, ध्यान रखना। तो ये यहां पे आप लोगों को यहां से इतनी चीजें ध्यान रखनी है।
28 दिसंबर 1885 बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नाम सजेस्ट किया जाता है और इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है, व्योमेश बनर्जी। ठीक है, कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। ये पूरी स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। कांग्रेस नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। और मैंने बताया था लास्ट जो अर्थव्यवस्था वाली क्लास ली थी कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत पे प्रभाव, वो वाली ली थी, उसमें बताया था कि धन निष्कासन के ऊपर इन्होंने और पहली बार जो है प्रति व्यक्ति आय जो है इन्होंने बताई थी। ठीक है, प्रथम सचिव इसके ये एओ ह्यूम ही थे। प्रथम महिला अध्यक्ष ये भी पूछा जाता है बहुत बार। प्रथम महिला अध्यक्ष डायरेक्ट पूछते हैं तो श्रीमती एनी बेसेंट, आयरलैंड से संबंधित थी ये वैसे। और यहाँ पे अपन अब आगे पढ़ेंगे होम रूल लीग, उसमें इनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है। ये 1917 के अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में, यानी कि 1917 में जो अधिवेशन हुआ उसकी प्रथम अध्यक्ष बनी थी महिला के रूप में। तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू और 1925 के अंदर थी ये 1925 वाले अधिवेशन में। प्रथम फारसी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो दादा भाई नौरोजी जो 3 बार अध्यक्ष बने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए कि अंग्रेज जो है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कब बना, कौन बना, तो जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल। और सर्वाधिक समय 3 बार अध्यक्ष बने हैं जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 3 बार ये भी और 3 बार ये भी। स्थापना के समय वायसराय कौन थे, यहाँ पे अपने भारत के, तो लॉर्ड डफरिन जो है वो वायसराय थे। यानी कि एक को एक चीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो राष्ट्रीय आंदोलन है, बहुत सारी चीजें हैं, जहां पे राष्ट्र शब्द ही आ जाए वहां सब कुछ आ जाता है। तो अपने यहाँ पे जो चीजें ध्यान रखनी है, रीट के लेवल के अनुसार, रीट गया फर्स्ट ग्रेड 2 उसमें भी प्रश्न बनते हैं, यहीं से बनते हैं, जो चीज अपन राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं वहीं से बनते हैं। तो ये चीजें आप लोगों के सीधी सीधी काम आती है। ये चीजें आप लोगों को मुंह जबानी याद होनी चाहिए। पूछ ले कोई डायरेक्ट कि अंग्रेज अध्यक्ष पहला जॉर्ज यूल, पूछ ले मुस्लिम अध्यक्ष पहला बदरुद्दीन तैयब जी, पूछ ले भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, डायरेक्ट आणु चीजें। फारसी अध्यक्ष पूछ ले दादा भाई नौरोजी, पहलो पूछ ले डायरेक्ट ही व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कौन करी है, वो ह्यूम करी। कद करी के 1885 के महीने कांग्रेस नाम दियो, स्थापना 84 में होगी हालांकि, लेकिन बी टाइम नाम जी को है भारतीय राष्ट्रीय संघ हो, तो मिन चेंज कर बाद में जो है दादा भाई नौरोजी नाम दियो। कद 1885 में दियो, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 मान ली। के कद कटे करी, यानी कटे यानी कहा, तो करी है भाई साहब बंबई के महीने, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर की गई है। और 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और यो ह्यूम जो है ये इनके प्रयासों से स्थापना की गई है। ठीक है, पक्षी विशेषज्ञ थे ये एक तरीके से। ले अब स्क्रीनशॉट लो अब। ठीक है, यहां तक स्थिति क्लियर आप लोगों के, आनंद आएगा बढ़िया। देखो अपलोड क्लास का तो वैसे ही आनंद बढ़िया होता है, लेकिन पढ़ने वालों को मजा आएगा। जिनको इना मीना डिका करना वो फिर से जो है इधर उधर देखेंगे, कहीं कोई लाइव चल रही हो कोई, तो कहीं रमकुड़िया जमकुड़िया मिल जाए तो आता ही करना, बाकी उनका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मैं जो है अपने इस ट्रेडमार्क पैटर्न पे चलता हूं ज्यादातर। ये जरूरत पड़ेगी तो लाइव भी लेंगे। बढ़े आगे, देखो कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस को दी गई विभिन्न संज्ञाएं, यानी कि कई लोगों ने जो है इसको अलग अलग तरीके से कहा है। ठीक है, क्योंकि सभी को पता था कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों की देन है, और अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने भी इसके बारे में कई सारी टिप्पणियां की है, तो बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने शामिल की है कि सेफ्टी वॉल की संज्ञा किसने दी है, अपने लाल जी ने दी है। किसने दी है, लाला जी, लाला लाजपत राय द्वारा जो है, पंजाब का शेर है पंजाब के नाम से जिन्हें जाना जाता था, लाला लाजपत राय ने जो है इसे सेफ्टी वॉल कहा है। सेफ्टी वॉल किसका, अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल है। ये गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है, ये कहा है लॉर्ड कर्जन ने। क्या कहा,
कि ये एक गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है। याचना स्थल कहा है विपिन चंद्र पाल ने। अब देखो, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना गया, क्या कहते हैं, त्रिमूर्ति है ये, लाल, बाल और पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, और उग्रवादी विचारधारा के थे। यानी कि जो है मार मूर के आजादी लेनी है, सीधी बात है, अपने हाथा जोड़ी नहीं करनी है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है, संस्था जो है ना, ये हाथा जोड़ी करने के लिए बनाई कि इसमें ज्यादातर वो ये उदारवादी थे। ये युग जो है उदारवादी युग रहा है। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में चलता है, ठीक है, ये भी चलो याद आया बता देता हूं। राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 3 चरणों में चला है। सबसे पहला चरण जो है वो 1885 से 1905 तक है। फिर 1905 से आप मान सकते हो 1919 तक है, ठीक है, 1919 तक। फिर 1919 से 1947 तक, ये 3 चरणों में चला है, ठीक है, जिसमें से ये जो है 1885 से 1905 ये उदारवादी युग ही कहलाता है एक तरीके से, ठीक है। कि ये क्या है, आता जोड़ी कर, अरे बाबूजी बाबूजी यहाँ कर दो, ठीक है, हमारी ये मांगे भी रखनी है कि हमारी ये मांगे हैं भारतीयों की, जो आपसे करबद्ध निवेदन है, वो लिखते हैं ना, सविनय नम्र निवेदन है, प्रार्थना पत्र। उसमें प्रार्थना पत्र अपन लिखते हैं, उसमें क्या होती है, प्रार्थना होती है, एक्चुअल में वो याचना होती है। कहीं भी एप्लीकेशन लिखनी, यानी कि जो है देखना फिक्स शब्द है कि सविनय नम्र निवेदन है, सविनय, विनय के साथ, नम्र निवेदन है, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ये करना है। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते कि ये करना है, डायरेक्ट ऑर्डर हो जाता वो, तो फिर तो प्रार्थना पत्र उसका नाम ही इसलिए है। इसे विपिन चंद्र पाल ने सीधा कह दिया डायरेक्ट, ये तो क्या है, याचना स्थल है, कांग्रेस तो याचना स्थल। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके जैसे विचार उसने वैसे ही उस तरीके से कहा। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी ये कहा अरविंद घोष ने, कि टीबी लग के मरेगी क्या ये संस्था। क्या कहा अरविंद घोष ने, कहा कि कांग्रेस की मृत्यु जो है ना कि ऐसे ही होगी कि टीबी लग के मरेगी, क्षय रोग से होगी। चापलूसों का सम्मेलन कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगा, देखो आप देखो, उग्रवादियों की विचारधारा इसके खिलाफ ही रही है, कांग्रेस के खिलाफ रही है। गांधी जी कहते थे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो। लाल बाल पाल उस विचारधारा के थे कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अगले वाले का जबड़ा तोड़ दो मुक्का मार के। वो थप्पड़ मारा तुम मुक्का मारो, ठीक है, वो आपके गाल पे थप्पड़ मार के गाल सुझा रहा है, तुम मुक्का मार के जबड़ा तोड़ दो। ये विचारधारा थी उग्रवादी दल की, लाल बाल पाल की। मार के निकालो सालों को, के अपने देश में घुसे ये है, हम इनके देश में थोड़ी गए। जब हम तुम्हारे घर में नहीं घुसे, तुम हमारे घर में कर क्या रहे हो। आजकल के ज्यादातर युवाओं की विचारधारा भी यही है, ठीक है। और अपन जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, अपन को लगता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मानने वाले, यहां तक कि अपने यहां पे केसरी सिंह बारक, जोरावर सिंह बारक, इन सभी को मानने वाले यही कहते हैं कि ये विचारधारा एकदम सही थी। ये अपने घर में घुसे, मार के सालों को उसी टाइम निकाल देना था, 1857 की क्रांति के समय क्यों गुलामी करनी। ये अपने मालिक थोड़ी थे, हैं? अपने घर के मालिक तो अपन है, कोई दूसरा आके अपने ऊपर हुकूमत करे किसको सहन हो। वही चीज है लाल बाल पाल, इसीलिए अपनी जो है विचारधारा उनसे मैच करती है, ठीक है। ये चीजें है भाई, यूं है, ये चीजें विचारधारा है, मिलान कर जाती है। तो ले स्क्रीनशॉट। कई जने उस समय ये भी कहते हैं उदारवादी सही थे, कई जने कहते हैं उग्रवादी सही थे। अपने तो ये विचार था कि जब वो अपने घर में घुसे, मार के निकाल देते। अपने ज्यादा थे ना संख्या में, तो अपन ज्यादा थे, उठा उठा के फेंक देते समुद्र में, तो भी पूरे हो जाते ही, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जो है वो 1905 से 1919 तक चला है। जो जो मेन घटनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से, मैं वो उन्हीं को ले रहा हूं, ठीक है, ताकि अपने समय पे भी जो है चीजें पूरी हो जाए। इसे उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का युग कहा, ठीक है। इससे पहले जो था, यानी कि 1885 से 1905 तक, ये कहलाए उदारवादी, ठीक है, उदारवादी कहलाए, यानी नरमपंथी। ये जो थे उग्रवादी, ये कहलाते थे गरमपंथी, क्योंकि गरम विचारधारा थी, खून खोलता था, गरम खून है, रगों में दौड़ेगा, ठंडा थोड़ी पड़ा है खून अभी। तो वो ये मजदूर का हाथ है कात्या, तोड़ देगा, वो वाली बात है ना, घातक पिक्चर वाली है ना, लोहे के आकार को पिघलाना जानता, वो डायलॉग है ना उसका। हाँ,
तो इसमें उग्रवादी त्रिमूर्ति का दबदबा रहा है। और त्रिमूर्ति मैंने आप लोगों को बता दिया, लाल, बाल, पाल और भैया कसम से वास्तव में इतने थे ये कमाल, लाल बाल पाल थे कमाल, बेमिसाल मचाते धमाल। ठीक है, उग्रवादी युग का जनक जो है वो माना गया बाल गंगाधर तिलक को। एक पूछते हैं, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा? तो यहां पे आप लोग जो है एक लाइन लिख सकते हो कि वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार, क्या लिख सकते हो? वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार, सिरोल के अनुसार भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये त्रिमूर्ति के ही है। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब देखो वैलेंटाइन सिरोल कौन है? अंग्रेज है। उसके अनुसार तो ये बाल गंगाधर तिलक अशांति फैला रहे, लेकिन अपने अनुसार बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ऐसा योग्य व्यक्ति जो बहुत योग्य था, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने कभी भी। ठीक है, नहीं बने थे। देखो बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको व्यक्ति पूछे आपको कि वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय शांति का जनक, और व्यक्ति पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय शांति का जनक, और संस्था पूछे तो आर्य समाज। यदि व्यक्ति पूछे तो ये, और संस्था पूछे तो आर्य समाज। दोनों चीजें ध्यान रखोगे, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो 20 वर्षों तक रियायतों और दुख दूर करने के लिए असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। ये कौन कहता है? लाला लाजपत राय कहते हैं। क्या कहते हैं कि 20 वर्षों तक रियायतों और दुख दूर करने के लिए असफल संघर्ष करने। मैं कई बार कहता हूं ना आप लोगों को कि जो देशावरू आवे 3 महीने पहला एग्जाम है, एग्जाम 3 महीने पहला आए और बस गए मैं पढ़ाई करा, तो सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए किया गया प्रयास होता है। यह नहीं कह सकते अपन के उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक हार को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। वैसी विचारधारा लाला लाजपत राय जी ने कहा। 20 वर्षों तक रियायतों और दुख दूर करने के लिए असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही तो प्राप्त हुए। मांगी रोटियां थी, मिले पत्थर। बस सीधा से विचार है लाला लाजपत राय जी के, टावरा नहीं समझ में आ जाए, है नहीं, एडा विचार है। बाल गंगाधर तिलक ने जो है युवाओं को एकत्रित करने के लिए, उनमें जोश जगाने के लिए 2 महोत्सव शुरू किए। उस समय एकत्रित करें, उन्हें जो है बताएं विचारधारा, उन्हें याद दिलाएं उनके अंदर शक्ति क्या है। इसके लिए 2 महोत्सव शुरू किए, जो है बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। ठीक है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। यदि सन पूछे तो ध्यान रखना, ये तो 1893 के अंदर है और ये जो है 1895 के अंदर, 1895 के अंदर शुरुआत कर दी। अब अपन जो है गणपति विसर्जन, अपन ये गणपति जो अपने महोत्सव मनाते हैं गणेश चतुर्थी वाला, वो ये यहीं से जो है शुरुआत हुई है उसकी, ये यहीं से शुरुआत हुई है। ठीक है, और ये शिवाजी महोत्सव जो है शिवाजी के जन्मोत्सव के रूप में नहीं, राज्याभिषेक उत्सव के रूप में, मतलब उसकी याद के रूप में मनाए जाने के हिसाब से शुरू किया था। कुल मिला के उद्देश्य था युवाओं को एकत्रित किया जाए, उन्हें बताया जाए देश की जो है स्थिति, उससे अवगत करवाया जाए और इस अंग्रेजों को बाहर फेंकने के लिए मोटिवेट किया जाए। सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो यहां तक जो है चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक उग्रवादियों की विचारधारा आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए और उदारवादियों की विचारधारा भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में जो है आपको ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है। हुआ क्यों, वो चीज समझो। उस समय बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। बंगाल के अंदर सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल के अंदर आधा असम भी था, बंगाल के अंदर बिहार भी था, बंगाल के अंदर यूपी का कुछ भाग भी था। तो बहुत बड़ा स्टेट था और राजनीति के अंदर सक्रिय राजनीति वहां से होती थी। बहुत सारे क्रांतिकारी दिए हैं हमें बंगाल ने। अंग्रेजों का जो है फोकस रहता था कि ये घटनाएं सारी यहां से आती है, और मान लो किसी घर में बहुत ज्यादा संगठन है 2 भाइयों के अंदर, लेकिन उन्हें जो है उनको तोड़ना है तो उनको अलग कर दो, बंटवारा कर दो।
वही चीज यहां पे की गई। अंग्रेजों की नीति ये थी कि ये जो है कर्जन की नीति थी मेन, कि इनको जो है एक दूसरे से ही भिड़ाया जाए, और जब बंटवारा कर दिया जाए तो वो एक दूसरे से ही भिड़ने लग जाते। जो अभी तक अपने जो है अंग्रेजों से लड़ रहे थे वो एक दूसरे के खिलाफ होने लग जाते हैं। वही चीज यहां पे हुई। ये जो है इसीलिए इसे भारतीय राजनीति का उत्प्रेरक कहा जाता है। कर्जन को क्या कहा जाता है? भारतीय राजनीति का उत्प्रेरक। भारतीय राजनीति का उत्प्रेरक जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, ये समय बहुत जो है एक यूं कह सकते हैं अपन लंबा टाइम पीरियड चला है। इसके बारे में पहले घोषणा भी की गई अपने ये जो है 1905 के अंदर तो विभाजन कर दिया, 1903 में घोषणा हुई थी पहले। ठीक है, फिर इसमें भी पहले घोषणा की, फिर जो है लागू हुआ है ये 16 अक्टूबर 1905 को। अगस्त के अंदर वैसे घोषणा कर दी थी, लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। जैसे कि आप लोगों के जिले बनाने हैं या नहीं बनाने, घोषणा कभी भी कर देते हैं, लेकिन लागू कब होता है? जब अधिसूचना जारी हो जाए। अधिसूचना जैसे अभी 41 जिलों की जारी हो गई है तो वो लागू ही समझो आप। ठीक है, ये चीज है। तो ये 16 अक्टूबर 1905 इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल के जो स्थानीय निवासी थे ना, वहां की जनता थी, उन्होंने कईयों ने तो खाना नहीं बनाया उस दिन, जो है चूल्हे नहीं जले हैं बंगाल के अंदर, खाना नहीं बनाया उन्होंने। कई जनों ने उपवास रखा है। मतलब इन्हें स्वीकार नहीं था, कुल मिला के दर्द था इस चीज का कि जो है बंटवारा, एक तरीके से बंटवारा ही हो गया। एक पूर्वी बंगाल में बट गया और एक जो है सिर्फ बंगाल कहलाया। ये जो है सिर्फ बंगाल कहलाया। ठीक है, और एक को इसको बांट लिया, पूर्वी बंगाल कह दिया, इसको नाम दे दिया पूर्वी बंगाल। इसमें असम को मिला दिया, असम वाला क्षेत्र इसके अंदर मिला दिया यहां से। ठीक है, ये देखो ये जो है ये पूर्वी बंगाल, मणिपुर वगैरह ये सारी जो है इसके अंदर मिला दी, और यहाँ पे ये जो है बिहार वाला भाग और ये बंगाल के अंदर इस तरीके से बांट दिया इसको। बंगाल विभाजन फिर जो है इतने कुछ समय तक चला है। फिर जॉर्ज पंचम आता है 1911 के अंदर। ठीक है, उस समय जो है बंगाल विभाजन जो है वो रद्द किया जाता है। फिर से आपको पूछते हैं कि बंगाल विभाजन फिर रद्द कब हुआ? तो ये हुआ है 12 सितंबर 1911 को, जब जॉर्ज पंचम और मैरी आती है, उस समय जो है ये रद्द किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जनगण मन जो गाया गया ये भी उसी समय गाया गया था, है ना, उनके सम्मान में गाया गया था, इसलिए राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। जनगण मन जो है राष्ट्रगान, उसमें देखना राजस्थान नहीं है उसके अंदर। कई जने कहते हैं राजस्थान है ही नहीं, राजस्थान किसी का गुलाम रहा नहीं वैसे, तो इसलिए शामिल था नहीं। तो ये तो अंग्रेजों के सम्मान में जैसे गाया गया था, तो यहाँ पे जो है वो राजस्थान का राजपुताने का नाम डाले भी कैसे? राजस्थान अपनी एक अलग पहचान रखता है। बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण भारतीय राष्ट्रीयता का उभार था। मतलब इन्होंने तो बहुत कारण बताया। इन्होंने क्या कहा? अंग्रेजों ने क्या कहा पता है? अंग्रेजों ने कहा कि हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, बहुत बड़ा प्रांत है। अब अपने यहाँ पे देखो जिले बना दिए, क्या कहते हैं? हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, छोटे छोटे जिले में बांटो। वही चीज अंग्रेजों ने की, हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, चरमरा रही है, इसको जो है बांट देते हैं ताकि प्रशासन थोड़ा सा इजी वे में इसे हैंडल कर पाए। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनको डर था, ये डर रहे थे कि यहाँ पे जो है राष्ट्रीय एकता प्रस्फुटित हो रही है और हमारी जो है ईंट से ईंट बजा देगी यदि इनको बांटा नहीं गया। बस वही चीज है, इसीलिए कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीयता का उभार जो है ना, वही इसका मुख्य कारण था। ठीक है, कांग्रेस का पहला विभाजन देखो, ये तो था बंगाल का विभाजन, फिर है कांग्रेस का भी विभाजन होता है। ठीक है, कांग्रेस का भी जो है विभाजन होता है 1907 के अंदर, सूरत अधिवेशन के अंदर 1907 में जो है इसका विभाजन होता है, और नरमपंथी और गरमपंथी जो है मर जाते हैं। यहां पे आप वन लाइनर के अंदर एक संशोधन करोगे। वन लाइनर में क्या हुआ है? वन लाइनर के अंदर ये एक्सचेंज हो गए। नरमपंथी वाला जो है नेता वहां पे बाल गंगाधर तिलक और गरमपंथी वाले में मोतीलाल तेजावत आ गया। तो आप लोगों को क्या करना है? वन लाइनर के अंदर एक्सचेंज कर लेने हैं। ठीक है, और ये कॉमन है थोड़ा सा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है अपनी, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर। तो जो जिसके पास में वन लाइनर है ना, हाथों हाथ वहां पे संशोधन कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग जो है साथ साथ में पढ़े। क्लास भी आप लोगों को, क्लास में देखो इतनी सारी चीजें मैंने समझाई कितनी आप लोगों को, ये समझना जरूरी है। समझोगे फिर जो है आप पढ़ोगे, फ्लो के अंदर आपका बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लेना। उसके अंदर नरमपंथी जो नेता यदि देखा जाए वहां पे, तो मोतीलाल नेहरू, और गरमपंथी जो नेता है बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। वैसे पूछते नहीं है। नरमपंथी के अंदर वैसे और भी बहुत सारे आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता वगैरह को
अपने गर्मपंथी में भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ये है, इनके बीच में संघर्ष चलता रहा, संघर्ष ये भी चला किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, विचारधाराओं में फेर था, ये सारी चीजें। तो सूरत अधिवेशन के अंदर इनमें क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है। सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया है कांग्रेस का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ो। देखो 1913 के अंदर, 1913 के अंदर देखो कुछ चीजें जो है ना वो समझा रहा हूं मैं, और साथ साथ में कई सारी चीजें। देखो आप लोगों को जो है राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा है, इसलिए ही आप लोगों को मैंने कहा है कि अपने को 27 फरवरी को तो देखो एग्जाम है, उससे पहले अपने को सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है, सारी चीजें। इसलिए मैंने जो है आप लोगों को कहा है कि आप लोग जो है नोट्स बनाओगे इतने कब कैसे, मैंने जो है इसलिए कहा था कि वन लाइनर आपके पास होनी चाहिए। अब कईयों को ये लगता है गुरुजी जो है किताब आ रही है तो प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रचार तो यूं है कि हर चीज की मान लीजिए किया ही सही, लेकिन वो किस लिए, आपके हित के लिए है। आप इतना कब करोगे, सीधी पात्रता क्लियर करनी है, क्यों फालतू की बेजमारी लेनी है अपने, है ना। तो इसलिए अब ये सही सारी चीजें, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ाने जाए 10 क्लासे हो जाए, अगर एक एक चीज जो है यहीं पे मैं लिखाऊं, ये समझेंगे कब फिर। इसलिए अपन को टाइम पे सिलेबस पूरा करना है ना। समझदार व्यक्ति जो वो समझ जाता है, और जिसको नहीं समझना उसको समझाने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। चलो बताता हूं मैं। देखो कामागाटू प्रकरण क्या था, कामागाटा मारू, ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण से पहले एक ध्यान रखना, 1913 के अंदर यह प्रश्न बना हुआ है। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, कहां पे, सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी की स्थापना की जो पूछा जाता है गदर पार्टी। गदर पार्टी डायरेक्ट बनने वाला प्रश्न है, ठीक है। अब देखो 1913 के अंदर ही, 1913 की ही मैं बात बता रहा था, 1913 के अंदर ही जो है कनाडा के वहां पे सरकार ने एक चीज प्रस्ताव लाई कि भारत से डायरेक्ट जो है कोई मतलब कनाडा आता है उसी को प्रवेश दिया जाए, वाया वाया आने वालों को नहीं दिया जाए। जबकि भारत से डायरेक्ट कनाडा जाने का कोई लिंक था ही नहीं उस समय, कोई चैनल ही नहीं था ऐसा कि डायरेक्ट जाए, है ना। और वहां पे जो भारतीय जाना चाहते या जा रहे थे जो अपने हिसाब से, तो लेकिन उनको जो है असुविधा हो रही थी। तब क्या किया कि यहाँ पे पंजाबी एक जो है अपने क्रांतिकारी बाबा गुरुदत्त सिंह जो है, इन्होंने एक जापानी जलपोत जो है वो किराए पे लिया, जहाज किराए पे लिया, उसमें यात्री बिठाए और चल दिए कनाडा। कनाडा के जो है वहां विमानपत्तन, वहां बंदरगाह पे इनको रोक दिया, यात्रियों को उतरने नहीं दिया। फिर यहाँ पीछे से जो है ब्रिटिश सरकार इनको फिर से आदेश देती है कि आप जो है वापस कलकत्ता आ जाओ। गुरुदत्त साहब को ये लगा और था यही कि जो है ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के कारण ही हमें वहां उतरने नहीं दिया गया और वापस बुलाया, और यहाँ पे आते ही इनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। ये हो गए थे भूमिगत वहां पे, लेकिन इस बीच में संघर्ष हुआ और कई सारे व्यक्ति मारे गए। यही कामागाटा मारू प्रकरण था। बाद में गांधी जी के आग्रह पर इन्होंने आत्मसमर्पण भी किया था, ठीक है। तो देखो यही चीज है, ये जहाज का नाम है, ये क्या है, ये जहाज का नाम है, इसी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। और पूछते भी है ये, या तो आपको सन पूछेंगे या ये पूछेंगे ये क्या है, ठीक है, यही पूछते, या इसका नेतृत्व तो किसने किया। तो इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। पंजाब के एक बाबा गुरुदत्त सिंह एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को किराए पे लेकर 351 पंजाबी सिखों और 21 मुसलमानों को लेकर चल दिए और सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन वहां उतरने नहीं दिया। कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन ये 27 सितंबर 1914 को पुणे कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। ये अपने वन लाइनर के पेज के अंदर आपको एज इट इज दे रखा है, उसमें से ही मैंने यहां पे लिया स्लाइड में। इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वे बच निकले और भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब वाली ट्रेनों में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस और यात्रियों के बीच मुठभेड़ हुई, 22 लोग मारे गए और कामागाटा मारू प्रकरण में अंग्रेजी सरकार के वास्तविक चरित्र को उजागर कर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला दी। क्यों? क्योंकि प्रकरण जुड़ा कहां से था, वैंकूवर और कनाडा से जुड़ा था, तो इसलिए जो है ये राष्ट्रीय घटना अंतरराष्ट्रीय पहचान ले लेती है, इसलिए ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बनता है, ठीक है।
टू द पॉइंट अपन ने देख ली चीजें, कंसेप्ट समझ लिया है और जो चीजें पूछी जाती है उसको देख लिया। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अपन 1919 वाले युग में चले, उससे पहले अपन एक और चीज पढ़ते हैं जो है होम रूल लीग, और जो डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में पूछी जाती है। होम रूल लीग में आप लोगों को पूछे तो दो व्यक्ति, एक तो अपने आपको ध्यान रखना है एनी बिसेंट, ठीक है, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने को एनी बिसेंट ध्यान रखना है एक, और एक आप लोगों को ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक। एक क्या ध्यान रखोगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, यदि विचारधारा की बात करें होम रूल लीग की, होम रूल लीग क्या है, होम रूल घर का राज, स्वराज, क्या है, स्वराज। तो यानी कि अपने जो है अपने शासन के लिए जो प्रकाश डालने, यानी कि उस आवाज को उठाने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की गई। ये विचारधारा यदि बात करें तो एनी बिसेंट लेकर आई। तिलक द्वारा जो है बेलगांव पूना में, देखो लीग की स्थापना कब की गई, तिलक द्वारा की गई है बेलगांव पूना के अंदर 28 अप्रैल 1916। एनी बिसेंट द्वारा मद्रास में की गई। ठीक है, मद्रास के अडियार में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी भी जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा या ऑनलाइनर के अंदर भी पढ़ा होगा तो देखा होगा, वहां पे ब्लावेत्स्की वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो अडियार के अंदर ही था वो भी, यानी उनका कार्य क्षेत्र रहा है। तो एनी बिसेंट द्वारा जो है मद्रास में सितंबर 1916 के अंदर इसकी स्थापना। योजना किसने बनाई है, श्रीमती एनी बिसेंट ने बनाई है। प्रेरणा आयरिश आंदोलन के प्रणेता रेडमांड से ली गई है। ठीक है, अब विशेष क्या था इसके अंदर के होम रूल आंदोलन के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दे दी गई थी। तिलक को क्या, लोकमान्य की उपाधि दे दी गई थी। और एनी बिसेंट ने होम रूल लीग की 200 से अधिक शाखाएं खोली। एक समय आया था जब 7000 तक सदस्य इसमें जुड़ गए, और बाद में जो आगे जाते जाते जो है 27,000 से अधिक संख्या तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये शाखाएं इतनी खोल दी इसकी 200 से अधिक, और यहां पे आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, समाचार पत्र का यदि बात करें अपन तो देखो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बिसेंट के थे, जिसके अंदर इन्होंने बार बार प्रकाशित किया। मराठा और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक के थे, जिसमें इन्होंने इस चीज को बार बार प्रकाशित किया। सदस्य 27,000 से अधिक हो गए थे, और वह संस्था जिसका इसमें प्रवेश निषेध था वो था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बाल गंगाधर तिलक साहब और श्रीमती एनी बिसेंट। होम रूल लीग से संबंधित इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है साथियों। ठीक है ना, यानी कि आपको टू द पॉइंट चीज जो है वो मिल चुकी है। अब आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब अपन जो है कल इसी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और कल जो अपन फोकस रहेंगे महात्मा गांधी और उसके आसपास, क्योंकि वहां से प्रश्न बड़े बनते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपने। कम से भी कम आप लोग मानकर चलें कि क्लासें होगी राष्ट्रीय आंदोलन की, फिर भी नहीं करते 4 या 5 क्लास हो सकती है, और उसके साथ ही ये चैप्टर हो जाएगा आप लोगों के, मतलब पूरा, यानी कि भारतीय इतिहास वाला जो है ना पॉइंट वो आप लोगों के पूरा हो जाएगा, जो नया है आप लोगों के लिए। नए साल के नए दिन जो है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और निरंतर रोज के सैकड़ों मैसेज आते थे कि सर हमारे लिए टेस्ट सीरीज क्या आपने रीट वालों के लिए तो दे दी, ये कर दिया, और उस पे सोल्ड आउट आ रहा है 5 महीने से, क्योंकि वो पुरानी थी, वो 2 साल से चल रही थी फर्स्ट ग्रेड की, और उसे जो है और आगे नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि आप सभी जानते हो हम शुल्क लेते हैं आपसे नाम मात्र का, गुणवत्ता देते हैं दुनिया भर की। तो ये चीज जो है अब आज 1 जनवरी 2025 से नई वैलिडिटी के साथ, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक की वैलिडिटी के साथ आप लोगों को हमने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज दे दी। यदि टेस्ट देखोगे तो पूरे के पूरे हैं, सवाल दुनिया भर के दिए हैं, और नए जिलों के अनुसार अपडेट भी कर दिया इनको। और तो और क्या करें, रीट वालों के भी बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा टाइम निकाल के। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज नए जिलों के अनुसार अपडेट कर दी गई है। ठीक है, इतना फास्ट जो है कर दिया काम। हालांकि कोई ज्यादा नए जिलों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे नहीं, लेकिन मानसिकता अपनी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि हाँ हमारे पास में अपडेटेड ही चीज है। ठीक है, हाँ, और टेस्ट सीरीज से देख के आप जो आपके पास में कोई भी, चाहे किसी भी राइटर किसी भी पब्लिशर की बुक है, उसको आप टेस्ट सीरीज को देख के भी आप अपने अनुसार अपडेट भी कर सकते हो सेल्फ, क्योंकि ज्यादा करेक्शन है नहीं, 1-2% है, आप खुद भी कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते इतने नहीं है। देखो इसमें जो है 4 तरीके से दे दी अपन ने, जैसे यूनिट सिलेबस में बांटी हुई है वैसे ही भारत व राजस्थान का इतिहास वाली दे दी, सामान्य विज्ञान भारतीय राज्य व्यवस्था राजस्थान भूगोल वाली दे दी, शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षा मनोविज्ञान की एक बना के दे दी, और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की एक।
65 रुपए ही शुल्क रखा है। हजारों प्रश्न है इसके अंदर और सभी के अंदर जो है व्याख्या के साथ दी है, यानी कि गुणवत्ता हमने बहुत ज्यादा जो है बढ़ाई है। ये भी 65 भी लागत मूल्य है, लेकिन इनको भी जो है कम करके और कॉमो में सिर्फ 230, इन सभी को यानी सारी की सारी आ जाए। फर्स्ट पेपर क्लियर, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स की अपन नहीं करवाते हैं, वो आज दिन तक ही नहीं दी है, ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें जो है आप लोगों के पास में आ चुकी है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है, ये हो गई। टीचिंग मेथड जो रीट वालों के लिए है, रीट वालों के लिए देखो अपन ने ग्रामर की टेस्ट सीरीज तो आप लोगों को दे रखी है, जो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। ग्रामर के सभी टॉपिक है, उसमें टीचिंग मेथड के नहीं देते, क्योंकि चतुश्रेणी वाला टीचिंग मेथड थोड़ी बढ़ेगा, दूसरे कोई है वो टीचिंग मेथड थोड़ी बढ़ेंगे। हमेशा से अपनी टीचिंग मेथड की अलग आती है और उसके ऊपर भी मेहनत करके दी जाती है। ये इस बार भी दी है। इस बार और क्या किया पता है, टॉपिक वाइज के साथ साथ जैसे कि हिंदी वाली टेस्ट सीरीज है, उसमें आपके 3 यूनिट टीचिंग मेथड के है, यानी कि 5 5 5 15 प्रश्न, तो 15 प्रश्न के 15 टेस्ट दे दिए, वो भी व्याख्या के साथ। ये जो 15 बड़े वाले टेस्ट दिए ना, इनके अंदर इसमें व्याख्या है, टॉपिक वाइज में इसमें सीधे प्रश्न है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी ऐसा ही किया है ना। और एसएसटी वालों के लिए भी जो है 10-10 प्रश्नों के आते हैं, इनके 2 यूनिट है 5-5 की, तो 10-10 के अपने टेस्ट दे दिए 15 इसमें भी। लेकिन एसएसटी वालों के टॉपिक वाइज जो है वो एसएसटी की टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मैसेज लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना और अपने अनुसार निर्णय ले लेना, ठीक है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए पहले से दे रखी थी, रीट वालों के लिए दे दी, अब काम चल रहा है चतुश्रेणी वालों के लिए, उनको भी बहुत जल्द जो है दे देंगे। और रीट मेंस वालों की जो है वो फरवरी में कोशिश रहेगी, उनको भी दे दिए जाए। कॉम्बो ऑफर जो है वो शुरुआती बच्चों के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि बाद में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए निर्णय जो है समय पे लेना। मैंने सारी सूचना जो है इसी क्लास के साथ में आप लोगों को दे भी दी है, ताकि अब आप लोग जो है किसी और बाकी जो जानकारी है वो आप टेलीग्राम पे जाकर जो है देख लें, और बाकी जहां टेस्ट दिख रहे हैं ऐप के अंदर, वहां हर टेस्ट के ऊपर निर्देश लिखे होते हैं, उस निर्देश में जो है जरूरी जानकारी सारी होती है, तो वहां से आप जो है देखें अच्छी तरीके से, अंदर टेस्ट देखें कितने हैं कितने नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या, टेस्ट वैलिडिटी सब ऊपर लिखा होता है, तो वो चीजें देखें, उसके बाद में करो ज्वाइन, करो अभ्यास। और 70-80% सवाल जो है आप लोगों को सीधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि व्याख्या भी बहुत शानदार की गई अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। और नियमित जो है 8 बजे आप लोगों को क्लास दी जा रही है, निश्चित रूप से आपके पात्रता में आखिरी कील ठोक ही देंगे। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।